सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस हमारे इस जावा कोर्स का ये थर्ड वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम कोई भी एक जावा का प्रोग्राम लिखेंगे और फिर इसको अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद फिर हम कीवर्ड्स इन जावा देखेंगे। उसके बाद हाउ जावा वर्क्स के जावा काम कैसे करती है, और फिर इसके बाद डेमो ऑफ जावा वर्किंग। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले तो हम अपना कोई भी एक जावा का प्रोग्राम लिखेंगे और फिर इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसके लिए सिंपली आपने अपने इंटेलिजे आईडी ही ओपन कर लेनी है। तो मैं अपना इंटेलिजे आईडी ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपने करना क्या है कि सिंपली एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड देन क्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट एंड देन नेक्स्ट। और यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट का नेम रख लेना है। मैं मिसाल के तौर पर रख लेता हूँ डेव लियो एंड देन फिनिश। सो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारा जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसमें मेन क्लास ऐड हो चुकी है, इसमें मेन मेथड भी ऐड हो चुका है। सिंपली मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाऊँगा, वेलकम टू जावा, वेलकम टू जावा। तो मैं इसको रन कर देता हूँ। तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। सो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारा जावा का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो चुका है और इसने आउटपुट शो करती है वेलकम टू जावा। सो गाइज अब हम ये देखेंगे कि ये जो जावा का प्रोग्राम है इसमें पब्लिक क्या है, क्लास क्या है, मेन क्या है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, ये तमाम चीज़ें क्या हैं। सो गाइज जो मेरा कोड है सिंपली वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पैकेज क्या है। तो ए पैकेज इज़ यूज टू ग्रुप रिलेटेड क्लासेस, थिंक ऑफ इट एज ए फोल्डर इन ए फाइल डायरेक्टरी। सो गाइज यहाँ पे जो पैकेज है हमारे जावा प्रोजेक्ट में जितनी भी न्यू क्लासेस क्रिएट होने जा रही हैं वो तमाम की तमाम इस जावा पैकेज में स्टोर होंगे। और कॉम डॉट कंपनी हमारे पैकेज का नेम है। तो ये कैसे होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे अपने आईडीई में आ जाता हूँ और यहाँ पे एक न्यू डब्ल्यू फोल्डर जो हमारा प्रोजेक्ट का नेम है इसमें जाता हूँ और इसके बाद सोर्स कोड में जाता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉम डॉट कंपनी नाम का एक फ़ोल्डर बना हुआ है। ये जो फोल्डर है ये हमारा पैकेज है। तो सिंपली आपने इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू पे जावा क्लास क्रिएट कर लेनी है। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ वेलकम। एंटर मारता हूँ तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारी एक न्यू जावा क्लास क्रिएट हो चुकी है। और ये जो जावा क्लास वेलकम नाम की क्रिएट हुई है ये हमारे पैकेज में क्रिएट हुई है। जैसे कि पहले एक मेन क्लास थी और अब यहाँ पे एक न्यू क्लास आ गई है वेलकम। तो इस तरह हम जितनी भी क्लासेस क्रिएट करेंगे तो वो हमारे इस पैकेज वाले फ़ोल्डर में आ जाएंगी। सो गाइज़ इसके बाद कॉम डॉट कंपनी ये हमारे पैकेज का नेम है। सो गाइज़ इसके बाद है पब्लिक। पब्लिक कीवर्ड इज़ एन एक्सेस मॉडिफायर विच रिप्रेजेंट्स विजिबिलिटी, इट मीन्स इट इज़ विजिबल टू ऑल। सो गाइज़ इस बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे। तो फिर हम एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में ब्रीफली बात करेंगे। इसके बाद क्लास। क्लास कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर ए क्लास इन जावा। सो गाइज जब भी आप अपने जावा के प्रोजेक्ट में एक प्रोग्राम की कोई भी एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं तो आपने एक क्लास का कीवर्ड यूज़ करना है जिसकी मदद से आप एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं। तो वो ये कीवर्ड है। इसके बाद मेन हमारी क्लास का नेम है। उसके बाद दोस्तों स्टैटिक। Static is a keyword. The advantage of using static keyword is that there is no need to create the object to invoke the static method. सो दोस्तों अब इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जब भी आप कोई भी एक स्टैटिक मेथड क्रिएट करते हैं तो आपको इस मेथड का किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। और इसके बरक्स अगर आप एक नॉन स्टैटिक मेथड क्रिएट करते हैं तो आपको इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और फिर ही आप इसको कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये कैसे करना है। तो सिंपली यहाँ पे मेन क्लास में मैं अपना एक मेथड बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ स्टैटिक मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। सो गाइज मैंने एक स्टैटिक मेथड नेम का एक मेथड क्रिएट कर लिया है और इसमें मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाऊँगा, दिस इज स्टैटिक मेथड। और इसके बाद अब हम इस मेथड को अपने मेन मेथड में
विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, स्टैटिक मेथड को कॉल कर लूँगा। तो गाइज अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। सो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारी आउटपुट शो हो चुकी है और हमारे जावा के कंपाइलर ने किसी भी किस्म का कोई भी एरर थ्रू नहीं किया। सबसे पहले हमारा जावा का कंपाइलर मेन मेथड के पास आया, इसने देखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में एक स्ट्रिंग आउटपुट शो करवानी है, उसने वेलकम टू जावा प्रिंट करवा दिया। और इसके बाद इसने देखा स्टैटिक मेथड नाम का एक मेथड कॉल हुआ है, तो फिर वो अपना जावा का कंपाइलर वापस गया और इसने देखा यहाँ पे स्टैटिक मेथड नाम का एक मेथड क्रिएट किया हुआ है, तो इसने इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट थी वो इसको एग्जीक्यूट कर दिया। जो हमारी स्टेटमेंट थी वो दिस इज स्टैटिक मेथड, तो इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। सो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक स्टैटिक मेथड क्रिएट किया है और हमें इसका किसी भी किस्म का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब भी हम एक नॉन स्टैटिक मेथड क्रिएट करेंगे तो हमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपली मैं एक यहाँ पे नॉन स्टैटिक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक वॉइड नॉन स्टैटिक मेथड। एंड देन मैं इसमें एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाता हूँ कि दिस इज नॉन स्टैटिक मेथड। सो गाइज अब यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टैटिक मेथड नेम का एक मेथड क्रिएट किया और इसमें मैंने स्टैटिक कीवर्ड यूज़ नहीं किया, जिसका मतलब ये है कि ये नॉन स्टैटिक मेथड है। तो अब मैं इस मेथड को मेन मेथड में कॉल करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो हमें इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं इस मेथड का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम रखता हूँ नॉन स्टैटिक मेथड ऑब्जेक्ट और फिर न्यू कीवर्ड यूज़ करूँगा। सो गाइज हमने न्यू कीवर्ड के साथ अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है इस मेथड का। अब हम इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो कॉल कैसे करना है, वो इस तरह करना है, नॉन स्टैटिक मेथड डॉट नॉन स्टैटिक मेथड। तो सिंपली अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारे जावा का कंपाइलर ने किसी भी किस्म का कोई एरर थ्रो नहीं किया और इसने आउटपुट शो करवा दिया। पहले वेलकम टू जावा, उसके बाद दिस इज स्टैटिक मेथड, उसके बाद दिस इज नॉन स्टैटिक मेथड। सो गाइज यहाँ पे इस जावा प्रोग्राम की वर्किंग कैसे हो रही है। सो गाइज सबसे पहले जावा कंपाइलर हमारे मेन मेथड के पास आएगा और यहाँ पे ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा हुआ है, तो ये स्ट्रिंग आउटपुट शो करवा देगा। उसके बाद कंपाइलर ने देखा कि यहाँ पे स्टैटिक एक मेथड है जो कि कॉल हुआ है, तो हमारा जावा का कंपाइलर बैक किया और यहाँ पे इसने देखा स्टैटिक मेथड है। सो गाइज इसके अंदर फिर हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाई, दिस इज स्टैटिक मेथड, तो हमारे जावा का कंपाइलर ने इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवा दिया। उसके बाद जावा का कंपाइलर हमारा यहाँ पे इस लाइन ऑफ कोड पे आ गया और यहाँ पे इसने देखा कि हमारे एक नॉन स्टैटिक मेथड का जो कि ये वाला मेथड है, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो इसके बाद हमने इस मेथड को कॉल कर लिया। तो जावा का कंपाइलर बैक यहाँ पे गया और इसमें देखा कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है स्ट्रिंग, जो कि इसने प्रिंट करवा दी है, दिस इज़ नॉन स्टैटिक मेथड। सो गाइज आई होप कि आपको समझ लग गई होगी कि जब भी हम कोई भी एक स्टैटिक मेथड डिक्लेयर करते हैं तो हमें इस मेथड का किसी भी किस्म का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इसको मेन मेथड में डायरेक्टली कॉल करवा सकते हैं। लेकिन जब भी हम नॉन स्टैटिक मेथड क्रिएट करते हैं तो हमें इस मेथड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी और तभी हम इसको कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारा जावा का कंपाइलर एरर थ्रू करेगा। सो गाइज नेक्स्ट वन है void. Void is the return type of method. It means it does not return any value. So guys यहाँ पे हमारे मेन मेथड कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा, तो हमने एक void का कीवर्ड यूज़ किया है जो जिसका मतलब यह है कि हमारा मेन मेथड कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा। लेकिन क्या अगर हमारा जावा का जो मेथड है वो कोई चीज़ रिटर्न कर रहा है, तो फिर हम जिस हिसाब का वो डाटा रिटर्न कर रहा है उस हिसाब की रिटर्न टाइप भी यूज़ करेंगे। गाइज हम इसके बारे में भी लेटर ऑन बात करेंगे जब हम क्लासेस और मेथड्स के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। सो गाइज नेक्स्ट इज मेन। मेन रिप्रेजेंट्स द स्टार्टअप ऑफ द प्रोग्राम। सो गाइज यहाँ पर जो मेन है, यहाँ से हमारा जावा का कंपाइलर हमारे कोड की एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है और यहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद है गाइज स्ट्रिंग args।
string args is used to command line argument. We will discuss this later on. So guys, next one is system.out.println. system.out.println हम यूज़ करते हैं किसी भी किस्म की कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए. तो गाइज हम यहाँ पे एक और भी लाइन यूज़ कर सकते हैं विच इज़ system.out.print. तो system.out.print और system.out.println में क्या फ़र्क है ये मैं आपको दिखा देता हूँ. सो गाइज यहाँ पे हमने वेलकम की क्लास क्रिएट की हुई है, तो मैं इसमें एक मेन मेथड ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाता हूँ, वेलकम टू dev चैनल. और इसके बाद मैं एक और स्टेटमेंट प्रिंट करवाता हूँ, वेलकम टू आवर जावा कोर्स. वेलकम टू आवर जावा कोर्स. और इसके बाद मैं एक और स्टेटमेंट प्रिंट करवाता हूँ, वेलकम. सो गाइस जब मैं इसको रन करूँगा, सॉरी गाइस ये हमारा पिछले वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया. आपने यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करना है और यहाँ पे रन वेलकम मेन पे क्लिक कर देना और हमारा ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा. सो गाइस हमारा जावा का कोड एग्जीक्यूट हो चुका है और ये इसने आउटपुट भी शो करवा दिया, वेलकम टू dev चैनल और उसके बाद वेलकम टू आवर जावा कोर्स एंड देन वेलकम. सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी स्टेटमेंट नेक्स्ट प्रिंट होने जा रही है वो एक न्यू लाइन में प्रिंट हो रही है. वो सिर्फ इस ln की वजह से है. अगर मैं इस ln को हटा देता हूँ तो गाइज अब आप देख सकते हैं कि कोई भी एक न्यू लाइन प्रिंट नहीं होगी और सिंपली एक ही लाइन में तमाम के तमाम आउटपुट शो हो जाएगी. सो गाइज आप देख सकते हैं कि जो हमारा जावा का कंपाइलर है इसने एक ही लाइन में आउटपुट शो करवा दी है और इसमें किसी भी किस्म की कोई भी न्यू लाइन प्रिंट नहीं हुई और स्पेस भी नहीं है. तो सिंपली हम जब भी ln यूज़ करते हैं तो ये हमारी लाइन को ब्रेक करता है और न्यू लाइन में एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देता है. तो मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ. सो गाइज अब आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वेलकम टू dev चैनल ये एक लाइन में प्रिंट होगी क्योंकि मैंने इसके साथ ln यूज़ किया तो इसने एक लाइन ब्रेक की और न्यू लाइन में नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी. लेकिन मैंने सेकंड और थर्ड के साथ ln यूज़ नहीं किया जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट मर्ज हो गई हैं. तो सिंपली यहाँ पे मैं एक और ln डाल देता हूँ. तो मैं अपने कोड को दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ. सो गाइज अब आप देख सकते हैं कि दोबारा से हमारे जावा के कंपाइलर में हर न्यू स्टेटमेंट को एक नई लाइन में प्रिंट किया है. सो गाइज प्रिंट ln और प्रिंट में फ़र्क है. जब भी हम प्रिंट ln यूज़ करेंगे तो हमारी स्टेटमेंट्स एक न्यू लाइन में प्रिंट होंगी और जब भी हम प्रिंट यूज़ करेंगे तो एक सिंगल लाइन में हमारी जावा की आउटपुट शो होगी. सो गाइज नेक्स्ट चलते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पब्लिक क्लास मेन ये हमारा क्लास ब्लॉक है और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये हमारा मेथड ब्लॉक है. तो नेक्स्ट चलते हैं गाइज. नाउ गाइज वी विल डिस्कस कीवर्ड्स. तो गाइज अब हम कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे. इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ए कीवर्ड इज एनी ऑफ द रिजर्व्ड वर्ड दैट हैव ए प्री डिफाइंड मीनिंग इन द लैंग्वेज. Because of this, programmers cannot use keywords as names for variables, methods, classes और such as any other identifier. So guys इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जावा में जो कीवर्ड्स हैं ये पहले से ही रिजर्व्ड वर्ड्स हैं. हम इन कीवर्ड्स को किसी भी वेरिएबल के नेम के तौर पर या क्लासेस के नेम के तौर पर या एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते. अगर हम ऐसा करेंगे तो जावा का कंपाइलर हमें एरर थ्रू करेगा. मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारी एक डाटा टाइप होती है इंट और इसको वेरिएबल नेम भी इंट ही रख देता हूँ और इसको वैल्यू असाइन करता हूँ 2. और अब मैं इसको अगर एक्सेस करूँ तो गाइज हमारा जावा का कंपाइलर एरर थ्रू कर देगा. लेकिन अगर इंट के बजाय मैं यहाँ पर कुछ और यूज़ करूँ, मिसाल के तौर पर मैं ए लिख देता हूँ और यहाँ पे फिर मैं ए को प्रिंट करवा देता हूँ. सो गाइज अब आप देख सकते हैं कि हमारे जावा का कंपाइलर ने किसी भी किस्म का कोई भी एरर थ्रू नहीं किया और सिंपली आउटपुट शो करवा दिया और 2 भी प्रिंट करवा दिया. और यहाँ पे अगर मैं ln डाल दूँ तो ये हमारी न्यू लाइन में प्रिंट हो जाएगा और सिंपली दोबारा से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ. सो गाइज अब आप देख सकते हैं कि हमारे जावा का कंपाइलर ने किसी भी किस्म का कोई एरर थ्रू नहीं किया और हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया है. सो गाइज हम कीवर्ड्स को एज ए वेरिएबल नेम, एज ए क्लास नेम और एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये कीवर्ड रिजर्व्ड है हमारी जावा लैंग्वेज में. सो गाइज नेक्स्ट वन चलते हैं. यहाँ पे मैंने
जावा के कीवर्ड्स लिखती हैं। सबसे पहले प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं जिनके कीवर्ड्स हैं बूलियन, बाइट, कैर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, वॉइड। एंड देन मॉडिफायर्स हैं, डिक्लेरेशन कीवर्ड्स हैं, कंट्रोल फ्लो कीवर्ड्स एंड देन मिसलेनियस कीवर्ड्स हैं। सो गाइस ये तमाम कीवर्ड्स हैं जो हम अपने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एज ए वेरिएबल नेम, क्लास नेम, मेथड नेम और एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। सो गाइज अब हम बात करेंगे हाउ जावा वर्क्स। तो सबसे पहली जो स्टेज है वो है क्रिएटिंग स्टेज। इन दिस स्टेज गाइज वी राइट द सोर्स कोड। हम अपने इंटेलिजे IDE में आ जाते हैं। सो गाइज यहाँ पे मैं एक न्यू क्लास को क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू जावा क्लास, और इसका नाम रख लेता हूँ हाउ जावा वर्क्स और एंटर मारता हूँ। और अब इसमें सो गाइज हमारी जावा की क्लास क्रिएट हो गई है। अब मैं इसमें एक मेन मेथड ऐड करता हूँ। सो गाइज अब ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ ये है हमारी फर्स्ट स्टेज। इसमें हम जावा को कोई भी एक सोर्स कोड लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देता हूँ, हेलो ट्रैवलियो। सो गाइज यहाँ पे मैंने अपनी मेन क्लास ऐड की, उसके बाद मेन मेथड ऐड किया और यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी लिख दिया जो जिसमें हेलो डब्ल्यू वो प्रिंट करवाएगा। सो गाइज सबसे पहले मैंने अपना कोड लिखा है, तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज है जिसमें हम अपना सोर्स कोड लिखते हैं। तो गाइज नेक्स्ट स्टेज इज़ कंपाइलेशन स्टेज। गाइज इस कंपाइलेशन स्टेज में हमारा जो सोर्स कोड होता है वो कंपाइल होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने इंटेलिजे IDE वापस आ जाऊँ, यहाँ पे जब मैं प्ले बटन पे क्लिक करूँगा तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो हमारा जावा का सोर्स कोड है वो कंपाइल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो सिंपली मैं यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करता हूँ। गाइज आप ये देख सकते हैं कि हमारा जावा का कोड कंपाइल हो रहा है। सो गाइज ये था हमारा जावा का कंपाइलेशन स्टेज जिसमें हमारा प्रोजेक्ट को बिल्ड होता है और हमारा सोर्स कोड जो होता है वो एक बाइट कोड में तब्दील हो जाता है। सो इसके बाद गाइज है थर्ड स्टेज विच इज़ एग्जीक्यूशन स्टेज। इन दिस स्टेज आवर JVM एग्जीक्यूट्स आवर कोड। सो गाइज सबसे पहले मैंने अपना यहाँ पे जावा का सोर्स कोड लिखा जो मेरी थी फर्स्ट स्टेज। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक किया और हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट बिल्ड हुआ और ये वो थी हमारी सेकंड स्टेज विच इज़ कंपाइलेशन स्टेज। एंड देन थर्ड स्टेज इज़ हेलो डब्ल्यू प्रिंट हुआ है, ये थी हमारी थर्ड स्टेज जिसमें हमें आउटपुट शो होती है। सो गाइज इसके पीछे बेसिकली वर्किंग क्या हो रही है, तो हम चलते हैं बैक अपनी स्लाइड्स में और यहाँ पे देखते हैं। सो गाइज यहाँ पे मैंने एक पिक्चर क्रिएट की है जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जावा का जो सोर्स कोड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जो ये सोर्स कोड है ये हमारी फर्स्ट स्टेज है। इसमें जो हमारा सोर्स कोड होता है ये एक डॉट जावा एक्सटेंशन फाइल में सेव हो जाता है। इसके बाद जावा का कंपाइलर इस सोर्स कोड को हमें बाइट कोड में कन्वर्ट करके दे देता है और डॉट जावा एक्सटेंशन फाइल डॉट क्लास एक्सटेंशन फाइल में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर जो हमारा बाइट कोड है वो कुछ इस तरह का होता है जो कि हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सो गाइज इसके बाद जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का JVM होता है या किसी भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं वो उसका जो JVM है इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करेगा और हमें आउटपुट शो करवा देगा। सो गाइज सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे एक सोर्स कोड है वो डॉट जावा एक्सटेंशन फाइल में सेव होता है। उसके बाद जावा का कंपाइलर इसे डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देता है जो कि बाइट कोड होता है और उसके बाद जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम काम कर रहे हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो JVM है वो हमारे कोड को एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट शो करवा देता है। सो गाइज यहाँ पे कुछ एरर्स भी हमारा जावा का कंपाइलर थ्रू कर सकता है। इन एरर्स के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ये जावा के जो एरर्स हैं ये कैसे अक्कर करते हैं और हम इनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। सो गाइज अगर हमारे जावा कोड में एरर्स आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली बैक जाएंगे और अपने कोड को मॉडिफाई करेंगे, ठीक करेंगे और दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा कोड रन हो जाएगा। और इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि हम अपने एरर्स को किस तरह से रिमूव करेंगे। सो चलिए गाइज नेक्स्ट चलते हैं डेमो ऑन वर्किंग ऑफ जावा। सो गाइज हेयर आई विल शो यू थ्रू टू मेथड्स। फर्स्ट आई विल शो यू थ्रू नोटपैड। सबसे पहले हम नोटपैड के ज़रिए देखेंगे और उसके बाद इंटेलिजे IDE जो कि हम अपने जावा के इस कोर्स में यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली मैं अपना सबसे पहले नोटपैड ओपन कर लेता हूँ।
सो गाइज मैंने अपना नोटपैड ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे एक सोर्स कोड लिखूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास वेलकम, एंड देन करली ब्रेस, एंड देन मेन मेथड मैं यहाँ पे ऐड करूँगा पब्लिक स्टैटिक void main string args, एंड देन यहाँ पे करली ब्रेस मेन मेथड की, और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाता हूँ, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln वेलकम टू जावा, देन करली ब्रेसेस क्लोज। सो गाइज अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक जावा का सोर्स कोड लिख दिया है, और अब मैं इस जावा के सोर्स कोड को सेव करूँगा। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज थी जिसमें हमने जावा का सोर्स कोड क्रिएट किया। सिंपली फाइल पे जाना है और यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो हमारा ये जो सोर्स कोड है हम इसको सेव करेंगे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हमने फाइल का नेम रखना है वो सेम एज क्लास नेम रखना है। इट इज़ केस सेंसिटिव। जैसे कि हमारा क्लास नेम है वैसे ही हमारी फाइल का नेम होना चाहिए, और इसके बाद डॉट जावा एक्सटेंशन फाइल में हमने इसको सेव कर लेना है। तो सिंपली मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। सो गाइज आप देख सकते हैं कि जो हमने जावा का सोर्स कोड ये वाला लिखा था और हमने वेलकम नाम की क्लास क्रिएट करी थी, उसमें सेम एज वही हमारी फाइल यहाँ पे सेव हो गई है। सो गाइज अब हम क्या करेंगे कि हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ, और यहाँ पे गाइज अब हम इस जावा फाइल को एक्सेस करेंगे। तो जावा सी गाइज आवर जावा कंपाइलर। सो गाइज अब हमारा जो जावा का कंपाइलर है वो इस वेलकम नाम की जावा फाइल को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा और इसको डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं इसको एंटर मारता हूँ। सो गाइज अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, अपनी कमांड प्रॉम्प्ट को आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक न्यू फाइल भी क्रिएट हो गई होगी, ये देखें वेलकम नाम की। तो ये गाइज ये हमारा बाइट कोड है और ये डॉट क्लास फाइल है, आप देख भी सकते हैं क्लास फाइल। सो इसको मैं अगर ओपन करूं तो आप देख सकते हैं कि ये इंटरेस्टिंग होने वाली है कि ये जो हमारा कोड है ये है बाइट कोड, हम इसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सो इसीलिए गाइस जब भी एंड टू एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में जावा ही आती है, जो कि वेरी सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो गाइज अब मैं क्या करूँगा, इस डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करूँगा। सिंपली मैं लिखूँगा जावा। अब यहाँ पे सिंपली गाइज पहले मैंने वेलकम डॉट जावा लिखा था, लेकिन अब मैं सिर्फ वेलकम ही लिखूँगा। तो हमारा जो जावा का कंपाइलर है वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। सो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारा जावा का कंपाइलर ने एग्जीक्यूट कर दिया, और यहाँ पे हमें आउटपुट भी शो हो गई है वेलकम टू जावा। सो गाइज सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने एक सोर्स कोड लिखा है और इसको डॉट जावा एक्सटेंशन फाइल में सेव कर लिया है। फिर हमने इसको बाद कमांड प्रॉम्प्ट पे गए हैं, इस फाइल को एक्सेस किया और हमने जावा के कंपाइलर के ज़रिए इस फाइल को डॉट क्लास फाइल में चेंज किया। तो हमारी ये डॉट क्लास फाइल थी वो ये रही, और ये हमारा बाइट कोड है। और इसके बाद हमने क्या किया है, हमने JVM के ज़रिए हमने इस डॉट क्लास फाइल को एक्सेस किया और इस JVM ने हमें आउटपुट शो कर दी है वेलकम टू जावा। सो गाइज इस तरीके से जावा की वर्किंग होती है नोटपैड में। सो गाइज अब अगर हम अपने इंटेलिजे IDE की बात करें तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू जावा क्लास, एंड देन इस क्लास का नेम मैं रख देता हूँ, तो सिंपली हेलो वर्ल्ड मैं इसका नेम रख देता हूँ और एंटर मारता हूँ। सो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारी जावा की जो मेन क्लास है वो ऐड हो चुकी है। अब मैं इसमें एक मेन मेथड भी ऐड कर देता हूँ, और इसमें सिंपली मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाऊँगा, हेलो वर्ल्ड। सो गाइज अब आप देख सकते हैं हमने जावा का जो सोर्स कोड है वो हमने लिख लिया है। अगर अब हम अपनी जावा की फाइल डायरेक्टरी में जाएं जहाँ पे हमारे इंटेलिजे IDE के प्रोजेक्ट्स सेव हो रहे हैं, तो मैं वहाँ पे चले जाता हूँ, इंटेलिजे IDE प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे अपने सोर्स कोड में जाना है और कॉम फोल्डर में, एंड देन कंपनी फोल्डर में। सो गाइज हेयर आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड नाम की एक जावा फाइल सेव हुई है, जो हमने नोटपैड के ज़रिए मैन्युअली सेव की थी। लेकिन IDE का फ़ायदा ही यही है कि ये सब कुछ खुद ब खुद ही कर देता है। तो सिंपली मैं इसको अगर आपको ओपन करके दिखाऊं
तो ये वही सोर्स कोड है जो हमने इधर अपने IDE में लिखा हुआ है। सो गाइज, इसको रन करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। बैक आते हैं और यहाँ पे अगर आप आउट फोल्डर में जाएं तो यहाँ पे आपको सिंपली 3 ही क्लासेस देखने को मिल रही हैं जो हमने पहले एग्जीक्यूट की हुई हैं। जो हमारी हेलो वर्ल्ड नाम की क्लास है वो यहाँ पर नहीं है। तो सिंपली जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो बाइट कोड जनरेट हो जाएगा। तो सिंपली मैं इसको जब एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पे इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया है, तो यहाँ पे जब मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ गाइज, आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड नाम की क्लास फाइल सेव हो गई। अगर मैं इसको भी ओपन करूँ तो ये वही फाइल होगी जो हमने नोटपैड के थ्रू भी ओपन की थी। तो ये हमारा बाइट कोड है। सो गाइज, इस तरह से हमारी जावा की जो वर्किंग है वो होती है। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी कि जावा की वर्किंग कैसे होती है। तो मैं आपको एक बात दोबारा से बता देता हूँ कि सबसे पहले जो हम सोर्स कोड लिखते हैं उसको .java फाइल एक्सटेंशन में सेव करते हैं। इसके बाद जो हमारा जावा का कंपाइलर है इस फाइल को कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में, डॉट क्लास वो फाइल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम काम कर रहे हैं उसका जो JVM है वो इस फाइल को एग्जीक्यूट कर देता है। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, लाइक मारें, कमेंट करें और शेयर करें। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।